आज का टॉपिक है रेडियस रेशियो। अब ये रेडियस रेशियो क्या है, देखो रेडियस रेशियो को अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन से लिख देता हूँ पहले तो, हालांकि इसको अपन डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। Radius of anion in crystal called radius ratio। बड़ा आसान सा है कि किसी भी क्रिस्टल में प्रेजेंट केटायन और एनायंस का जो भी रेडियस है, उनके रेडियस का जो रेशियो होगा विच इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ठीक है, इसको जनरल अपन ऐसे लिख पाएंगे रेडियस रेशियो को, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस रेशियो, जिसको सिंबलाइज कर सकते हैं अपन ऐसे, इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन, सिंबल हो सकता है आर सी, आर यहाँ रेडियस का सिंबल है, सी फॉर केटायन, या प्लस का साइन भी लिख सकते हैं, अपॉन रेडियस ऑफ एनायन आर ए। ठीक है, तो नॉर्मल वे में हम लोग रेडियस रेशियो को ये समझते हैं। तो रेडियस रेशियो क्या है? इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। अब देखिए अपन जनरल बातों को थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला अपने को। तो इट इज हेल्पफुल in determination of coordination number and geometry of crystal। तो इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो अपने को ये मिलने वाला है कि रेडियस रेशियो की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल की जियोमेट्री और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, वो होता है कि क्लोज पैकिंग में एक स्पेयर, एक पार्टिकल जितने नंबर ऑफ स्पेयर्स को टच करता है वो नंबर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने के लिए बेनिफिट है। फिर हम लोग एक बात और समझ लें कि हायर वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो मीन्स हायर स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि किसी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हम अगर बोर्ड सिलेबस की बात करें तो हम इतना ही पढ़ना है कि क्या है रेडियस रेशियो। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। क्या बेनिफिट है? इट इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। एंड द फाइनल वर्डिक्ट हम एक पॉइंट और समझ सकते हैं, वो ये है कि इट्स हायर वैल्यू रिप्रेजेंट द हायर स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। ये जनरल बात हो रही है अपन लोग। ठीक है, पर हाँ इसके बारे में अपन कुछ चीज़ें और भी पढ़ने वाले हैं, पर हम लोग फिलहाल बोर्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोर्ड सिलेबस को आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, तो एक चीज़ अपन और देखते हैं। देखिए, एक टेबल को अपने को याद रखना है, वो है इधर तो मैं लिख रहा हूँ रेडियस रेशियो की वैल्यू, रेडियस रेशियो। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्रिस्टल कैसा होने वाला है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंगल एग्जाम्पल किसी उस कंडीशंस में। ठीक है, तो देखिए रेडियस रेशियो मैंने लिखा है 0.1552 0.225। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगली सीरीज जो स्टार्ट होगी वो 0.225 से होगी। इसका मतलब ये नंबर यहाँ के इसको अपने कह सकते हैं ना कि एलिजिबल नहीं है। हाँ,
इससे बिफोर और कहाँ से 0.15, तो इनकी मिडल की वैल्यू 0.1552 बिफोर 0.225 एक टाइप का कंडीशंस होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशंस निकल के आ जाएगी, फिर अपन थर्ड कंडीशंस पे चले जाएंगे एंड फाइनली 4 कंडीशंस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अपने को समझना है कि यदि मैं ये कहूँ कि कंडीशन है 0.155 टू 0.225, इनके बिटवीन में या इससे पहले की कंडीशंस है, तो क्रिस्टल बनेगा ट्राइएंगुलर। ठीक है, अगर इस कंडीशंस में देखोगे तो क्रिस्टल बनेगा टेट्राहेड्रल। तो मैं जो कह रहा हूँ वो शायद समझ गए होंगे कि 0.225 वैल्यू है वो ट्राइएंगुलर को डिनोट नहीं करेगी, वो टेट्राहेड्रल को डिनोट करेगी, और 0.414 की जो वैल्यू है वो ऑक्टाहेड्रल को डिनोट करेगी। तो ट्राइएंगुलर की कंडीशन 0.225 से पहले ही खत्म हो गई, टेट्राहेड्रल की कंडीशन 0.414 से पहले ही खत्म हो गई, ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन 0.732 से पहले ही खत्म हो गई, एंड द फाइनल इज बीसीसी, जिसको आप बॉडी सेंटर्ड भी बोल देते हो। ठीक है, बीसीसी। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स की अगर बात करें हम लोग, तो ट्राइएंगुलर का मतलब 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्रा में 4, ऑक्टा में 6, बीसीसी में 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ एग्जांपल्स है B2O3 बोरोन ऑक्साइड है, जेडनेस इस कैटेगरी का एग्जांपल है, NaCl, KCl ये सब इस कैटेगरी के एग्जांपल है, सीजियम क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ BCC। और आपसे पूछ सकते हैं सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो चूंकि ये BCC है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। सिलेबस वाइज अपन देखिए तो मैंने रेडियस रेशियो पूरा पढ़ा दिया सिलेबस वाइज कि क्या है रेडियस रेशियो। तो आप कहेंगे रेडियस रेशियो का मतलब हो गया रेशियो ऑफ कैटायन रेडियस एंड एनायन रेडियस। इजी फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। क्या बेनिफिट देता है, अगर रेडियस रेशियो की जानकारी है अपने पास तो हम लोग उस क्रिस्टल की जियोमेट्री और उस क्रिस्टल के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टेड बात यह भी है कि किसी भी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो का वैल्यू उसकी स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी क्रिस्टल के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी वो क्रिस्टल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और ये हमने कुछ डाटा फिगर आपको दे दिए हैं जिनको आपको याद करना होगा। ठीक है, अब अपन इस पर कुछ अलग बातें भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जनरल बातों की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। जिनको अपने को थोड़ा सा फिगर आउट करना है, ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो देखिए ये वाला पोर्शन जो आप पढ़ेंगे ये समझने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, समझना चाहिए अपने को, पर इसका वैसे बोर्ड सिलेबस में कोई रोल नहीं। तो हम लोग बात करें कि रेडियस रेशियो एक्चुअल में किस टाइप के क्रिस्टल्स पर अप्लाई तो होगा, ये तो देखिए कम से कम, क्या सभी क्रिस्टल्स पे अप्लाई होगा। तो देखिए ये किस टाइप के क्रिस्टल्स पे अप्लाई होगा, ओनली आयोनिक क्रिस्टल्स पे, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कैटायन भी चाहिए और रेडियस ऑफ एनायन भी चाहिए। तो 1% तो ये आया, एक चीज तो अपने को ये याद रखनी, अप्लाई ओनली ऑन आयोनिक क्रिस्टल। तो रेडियस रेशियो की जो कंसेप्ट है वो केवल आयोनिक क्रिस्टल्स पे ही अप्लाई होगी, अपने को इस बात को विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, आगे अपन देखें तो हमें इसके फॉर्मूले को याद रखना है। तो वो तो बड़ा इजीली आप कह देंगे सर RR, जिसको रेडियस रेशियो बोलते हैं, वो इक्वल होता है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो अपने को पॉइंट दिमाग में रखना है वो ये है कि देखो एक रेडियस रेशियो से अपने को बेनिफिट क्या है, वो तो हमने देख लिया कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटरमाइन करता है, हेल्पफुल है, उसमें जियोमेट्री को डिसाइड करने में हेल्पफुल है। पर एक रेडियस रेशियो की वैल्यू कब बढ़ेगी, है ना, हमने कहा ना रेडियस रेशियो की वैल्यू जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा आने वाली है। पर प्रश्न तो ये है ना कि रेडियस रेशियो की वैल्यू कब बढ़ेगी। तो आप बताइए, अगर मैं कैटायन के रेफरेंस में पूछूं तो देखिए रेडियस रेशियो की वैल्यू तो इसके प्रोपोर्शनल चल रही है, कैटायन के तो और एनायन के इनवर्स है। तो हम क्या चाहते हैं, एनायन थोड़ा छोटा और कैटायन की साइज बढ़ जाए। तो मैंने एनायन की तो बात ही नहीं कि, मैं कह रहा हूँ कैटायन के रेफरेंस में बताइए, तो आपको कि रेडियस रेशियो का वैल्यू इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन कैटायन रेडियस, करेक्ट है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि रेडियस रेशियो इंक्रीजेज with increase
इन रेडियस ऑफ केटाइन, तो रेडियस रेशियो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ केटाइन। तो ये भी एक पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है कि किसी भी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो उस क्रिस्टल में केटाइन की रेडियस इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, कि केटाइन की रेडियस जब बढ़ती है तो उसका स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि हमने कहा ना कि रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। हमने कहा ना हायर वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो मींस हायर स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, यानी कि रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात हमने लिखी कि रेडियस रेशियो बढ़ कब रहा है, जब रेडियस ऑफ केटाइन बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि रेडियस ऑफ केटाइन बढ़ने के साथ रेडियस रेशियो की वैल्यू इंक्रीज होगी, और रेडियस रेशियो की वैल्यू इंक्रीज होगी, इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अब प्रश्न बनता है कि रेडियस ऑफ केटाइन्स की साइज बढ़ने से रेडियस रेशियो तो बढ़ जाएगा, ये तो फॉर्मूले से दिख रहा है, पर स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी, तो इसको अपन समझेंगे। अभी देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई आपको, ध्यान देना इस स्ट्रक्चर में क्या है। ये जो बड़े बॉल्स ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक कलर में, ये एनाइंस है, और इनके मिडल में एक छोटा सा स्पेयर दिखाई दे रहा है अलग, वो केटाइन है। तो ये केटाइन है जो छोटा है, और ये उसके चारों तरफ एनाइन है। क्लियर हो गई बात। अब इस छोटे साइज के केटाइंस के चारों तरफ हम क्या देख पा रहे हैं, एनाइंस सराउंडेड है। अब एनाइंस का नंबर देखिए 1 2 3 4, तो ये केटाइन 4 एनाइन से सराउंडेड है। क्लियर हो गई बात। और इस केटाइन और एनाइंस में क्या लगेगा, इंट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे, अट्रैक्शंस लगेगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस के, प्लस माइनस में तो अट्रैक्शन होगा। तो देखिए ये प्लस इस माइनस के साथ, ये प्लस इधर माइनस पे, इधर माइनस के साथ, इधर माइनस के साथ, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये केटाइन एनाइन से सराउंडेड है, और इस कंडीशंस में इनके बीच अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। अब ध्यान देना, देखना कि एनाइन आपस में तो टच नहीं कर रहे। मैंने क्यों नहीं करवाया टच, क्योंकि अगर एनाइन आपस में टच करेंगे तो उनमें हैवी रिपल्सन होगा, और हैवी रिपल्सन होगा तो क्रिस्टल डैमेज होने के चांस हो जाएंगे। तो देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान देना, पर इस कंडीशंस को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, वो भी ध्यान देना एक बार। इसको मैं डायग्रामेटिक तौर पे यहाँ समझा देता हूँ एक बार कि क्या कहने का प्रयास हो रहा है। तो यही तो कहने का प्रयास हो रहा है कि छोटा स्पेयर जो पॉजिटिव है वो मिडल में है, करेक्ट है। तो ये मान लीजिए हमारा वो प्लस वाला, ये पॉजिटिव पार्ट है। अब इसके चारों तरफ क्या है, एनाइन सराउंडेड है, करेक्ट है ना। ऐसे एनाइन सराउंडेड 1 2 3 एंड 4। इसके बाद पांचवा अगर अपन प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनाइन्स आपस में कांटेक्ट में आने लग जाएंगे, और जब एनाइन आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो सेम चार्जेस की वजह से हैवी रिपल्सन होगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइन से सराउंडेड है, करेक्ट है ना। अगर मैं इसको डायग्रामेटिक तौर पे दिखाऊं तो हम क्या बता रहे हैं कि ये केटाइन है और ये नेगेटिव आयंस है। तो एक केटाइन नेगेटिव आयन से सराउंडेड है, और ये मैक्सिमम कंडीशंस को दिखा रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ एनाइंस इसको सराउंड नहीं कर सकते। अब अगर मैं एक काम करूं कि इस केटाइंस की साइज बढ़ा दूं, ठीक है, इस केटाइंस की साइज को मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, अपन वो भी चेक करेंगे। अभी देखिए इस कंडीशंस को देखिए, आप देखो क्या देख पा रहे हो कि मिडल में वो एक पॉजिटिव है, पर वो पहले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि पहले जो हमने पार्टिकल यूज किया था यहाँ प्लस का, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बिगर साइज का है। और अब हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एनाइंस जो सराउंड कर रहे हैं वो बढ़ गए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जैसे ही मैंने इस कैटाइन की साइज को इंक्रीज किया तो इसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनाइंस बढ़ गए। इसका बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, देखना भी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने जैसे ही कैटाइन की साइज बढ़ा दी, इसको सराउंड करने वाले ऐसे जो एनाइंस थे वो बढ़ गए, पहले के कंपैरिजन में वो बढ़ गए, ठीक है। कॉन्टेक्ट में गलती से हो गए, कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, लिखने में पेन से मिस्टेक हुई है, ध्यान रखना। ये अपना पॉजिटिव और ये अपने वो नेगेटिव्स। अब समझने की बात है वो देखना ध्यान से कि जैसे ही मैं केटाइंस की साइज को इंक्रीज करता हूँ उसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनाइंस बढ़ जाते हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा सा कैटायन होगा तो उसकी सरफेस बड़ी हो जाएगी और बड़ी सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल्स तो आएंगे। पर इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि कैटायंस को और एनायंस में क्या लग रहा है, इंटरेक्शन फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस। और जैसे कैटायन के साथ जुड़ने वाले एनायंस का नंबर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो यही बड़ा कारण है कि जैसे जैसे रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, कैटायंस का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, उसको सराउंड करने वाले एनायंस का नंबर भी इंक्रीज होगा, और ऐसा होने पर उनके बिटवीन लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग कि विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कैटायन स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये याद रखना, क्लियर होगी बात। उसके साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखना कि जैसे ही रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ा, सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनायंस बढ़ गए। तो ये पहले कितने के कॉन्टेक्ट में था, 1 2 3 4, साइज बढ़ाते ही 1 2 3 4 5। हमने पढ़ रखा ना कि वन स्पेयर हाउ मच स्पेयर से टच में है, जितने स्पेयर के वो टच में होगा उतने ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो दो बड़ी बातें निकल के आई कि रेडियस रेशियो जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रेडियस रेशियो बढ़ने का मतलब कैटायंस की रेडियस में ग्रोथ हो रही है, और कैटायन की रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनायंस बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ एनायंस बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे, साथ ही टचिंग नंबर बढ़ गया, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन ये भी समझ गए। क्या समझ गए, देखो ये लिख दूं, बिगर कैटायन surrounded by more number of anions. Bigger cation surrounded by more number of anions. So more attraction forces apply between them. Hence stability increases with increase in radius of cation और रेडियस रेशियो। अब आपको सर दोनों क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो रेडियस रेशियो बढ़ता ही है, तो एक ही बात हो गई। तो ये बड़े साइलेंट फीचर्स हैं जो कि 12th सिलेबस में नहीं है पर अपने को आना चाहिए। तो हमने क्या क्या सीखा कि एक रेडियस रेशियो की जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल है ओनली ऑन आयोनिक क्रिस्टल्स। दूसरा हमने ये सीखा कि रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कैटायन। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने ये सीखा कि जैसे जैसे कैटायंस का साइज इंक्रीज होगा उसकी सरफेस बढ़ जाएगी, और उसकी सरफेस अगर बढ़ती है तो उसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनायंस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एनायंस बढ़ने से कैटायन और एनायंस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पर एक बात जो और निकल के आई वो क्या थी, वो ये निकल के आई हमारे सामने कि जैसे ही कैटायंस का साइज बढ़ता है, रेडियस रेशियो बढ़ता है, तो उसको सराउंड करने वाले एनायंस का नंबर बढ़ता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि देखो यहाँ 4 के टच में है और यहाँ 5 के टच में दिखाई दे रहा है अपने को, तो ये भी अपन मान सकते हैं कि हायर वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो मीन्स हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो एक पॉइंट भी ये भी अपने को दिमाग में रखना है। तो फाइनली दो बातें तो साफ हो गई कि जिस भी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो हाई है उस क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होगा और उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी हाई होगी। पर एक बात मैं आपको फिर थोड़ा सा बता दूं, वो ये है कि कोई आपसे पूछे, एक पॉइंट आपसे पूछ ले, मान लीजिए ये आपसे पूछा जाए for the greater stability of crystal क्या क्या होना चाहिए, कि एक क्रिस्टल ज़्यादा स्टेबल हो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ऐसा आपसे मान लीजिए पूछा जाए तो मेनली क्या क्या बताएंगे। तो देखिए क्या क्या बताएंगे,
सबसे पहली कंडीशंस होनी चाहिए, केटाइन जो है वो शुड बी सराउंडेड बाई मोर नंबर ऑफ एनाइंस। सही है ना, कि केटाइन जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ एनाइंस से सराउंडेड हो। ये नेचुरल है, क्योंकि जितने ज़्यादा एनाइंस उसके चारों तरफ होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस हो जाएगा। नंबर 2 अपने को जो ध्यान रखना है वो ये कि देखिए केटाइन एनाइंस के टच में हो, नज़दीक होंगे तभी तो अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो केटाइन शुड बी टच विद एनाइंस। तो 2 बिगेस्ट बातें हमने क्या बताई, एक तो केटाइन जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ एनाइंस से सराउंडेड हो तो कि उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा हो, और दूसरी बड़ी बात हमने ये बताई कि केटाइन एनाइंस आपस में टच करते हुए ताकि उनमें डिस्टेंस कम हो जाए। पर तीसरा पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, वो ये है कि एनाइन आपस में टच नहीं करे फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी। अगर एनाइन आपस में टच कर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हैवी रिपल्शंस हो जाएगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि एक केटाइन ज़्यादा से ज़्यादा एनाइन से सराउंडेड हो ताकि उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन अपने को ये भी याद रखनी है कि केटाइन एनाइन के बीच डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, यानी कि वो टचिंग टू ईच अदर। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि एनाइन आपस में टच नहीं करे। इस बात को भी निश्चित तौर पे मान के चलिए, क्योंकि एनाइंस आपस में टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन्स की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये रेडियस रेशियोज का पूरा कंसेप्ट है। पर हमें फाइनली बोर्ड सिलेबस की ओर देखना है, तो हम लोग बोर्ड सिलेबस की बात करें तो हम लोग इस ओर ही फोकस कर रहे हैं, इस वाले पोर्शंस की ओर, कि उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसके 2 इंपॉर्टेंस, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री और दूसरा उसकी स्टेबिलिटी को बताता है, और एक टेबल जो कि हमसे पूछी जा सकती है नॉर्मल वे में। ठीक है, थैंक यू।